Good morning, students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। पिछले लेक्चर में हमने ये टॉपिक शुरू किया था कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक में चालन, और उसकी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे कि वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती हैं, जिसमें कि हमने 3 प्रॉपर्टी देख ली थी जो लिखी हुई है ये आपके सामने। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब नैज सांद्रता, सेकंड मोबिलिटी गतिशीलता, तीसरी कंडक्टिविटी चालकता। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। अब आज अपने को लास्ट प्रॉपर्टी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो देखनी है, दैट इज एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। तो आज अपन इस प्रॉपर्टी को देखेंगे। चौथी प्रॉपर्टी हमारी एनर्जी गैप, दैट इज ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल। अब एनर्जी गैप तो मैं आपको बता चुका हूं। एनर्जी गैप क्या होता है? कंडक्शन बैंड मतलब चालन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है उसे अपन एनर्जी गैप कहते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे नीचे है आपका वैलेंस बैंड। दिस इज योर वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। इसके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है दैट इज योर एनर्जी गैप, सपोज Eg। ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि किसी सेमीकंडक्टर में जो कोवैलेंट बॉन्ड्स उपस्थित हैं, सेमीकंडक्टर में जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए किसी एक कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए कोवैलेंट बॉन्ड इन ए सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज एनर्जी गैप। समझ में आ गई बात? अब ये जो एनर्जी गैप है इसको अपन कभी कभी वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो एनर्जी गैप है इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, ये ताप के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। और जैसे जैसे ताप बढ़ता है एनर्जी गैप जो है वो कम होता जाता है ना। द एनर्जी गैप डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। और इसका रिलेशन यदि अपन लिखें तो एट रूम टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T, the energy gap can be expressed as Eg, that is equal to EGO minus beta T, right? तो Eg क्या है? Eg is the energy gap at temperature T. Eg ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप at temperature T. All right. And EGO is the energy gap at 0 Kelvin. So this is energy gap at the temperature 0 Kelvin. And beta is some constant. Okay. So this is the relation for the energy gap. So that completes your conduction in semiconductors, जिसमें कि हमने ये देखा कि सेमीकंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो 4 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती हैं। पहला नैज सांद्रता, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा मोबिलिटी गतिशीलता, तीसरा कंडक्टिविटी चालकता और चौथा एनर्जी गैप ऊर्जा अंतराल। ओके। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे
एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना, अर्धचालकों का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मींस नैज, नैज अर्धचालक, प्योर, एकदम प्योर। ठीक है ना, है उसमें किसी तरह की इंप्योरिटी नहीं हो। और दूसरा एक्सट्रिंसिक या बाह्य अर्धचालक। ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक या बाह्य है, उसको इम्प्योर भी बोलते हैं। तो इम्प्योर का मतलब अपद्रव्य है, अपद्रव्य है उसको हिंदी में कहते हैं। तो इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। द टर्म इंट्रिंसिक इज अप्लाइड टू एनी सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट हैज बीन केयरफुली रिफाइंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ impurities टू ए वेरी लो लेवल, essentially as pure as can be made available through modern technology। इसका मतलब ये हुआ कि आज जितनी भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसकी सहायता से सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम जितना रिफाइन कर सकें, जितना प्योर बना सकें, उसमें से इंप्योरिटीज को निकालकर। ठीक है, फिर भी सारी इंप्योरिटीज नहीं निकल पाती हैं, कुछ उसमें रह जाती हैं, ये ध्यान में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी टेक्नोलॉजी उसी के हिसाब से अपन उसको रिफाइन कर पाएंगे। तो उसकी सहायता से जितना भी हम उसको प्योर कर सकते हैं, उतना प्योर जब हम कर देते हैं तो उसको अपन नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके देन, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल, है ना, जो होते हैं उनको अपन इंट्रिंसिक कैरियर कहते हैं। जो अब जो पूरा अपने को प्योर सेमीकंडक्टर मिल गया, उसके बाद भी उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ताप की वजह से हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको अपन क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं। जो नैज कैरियर, किसके कैरियर? धारा के कैरियर। ठीक है ना, जो धारा प्रवाह में योगदान देते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर कैरियर का मतलब होता है वाहक है, तो इंट्रिंसिक कैरियर मतलब नैज आवेश वाहक। ठीक है, उनको ये कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक कुछ कंपैरिजन करेंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड जिनकी हमने बात की थी, और फिर उसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो उसके लिए अपन एक टेबल यहाँ बना लेते हैं। दिस इज सेमीकंडक्टर, जो कि हमको लेना है सेमीकंडक्टर, और दूसरे कॉलम में इंट्रिंसिक कैरियर्स, इंट्रिंसिक कैरियर्स, नैज आवेश वाहक, है ना, इसको अपन कहेंगे नैज आवेश वाहक। और इसका यूनिट है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, तो इनको यदि हम लिखें तीनों मटेरियल के लिए, तो गैलियम आर्सेनाइड, then silicon, and then germanium. ठीक है, so this is 1.7 into 10 to the power 5. This is 1.5 into 10 to the power 10, and this is 2.5 into 10 to the power 13. ओके, अब इसमें अपन क्या देखते हैं? इसमें क्या देख रहे हैं आप? कोई भी बता सकता है कि जो जर्मेनियम है उसमें सबसे ज्यादा कैरियर्स हैं। देखिए यहाँ पे जर्मेनियम को देखिए, जर्मेनियम में 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 है, और गैलियम आर्सेनाइड में सबसे कम है पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
ठीक है, तो जर्मेनियम में एक तरह से 10⁵ का डबल भी यदि अपन करें तो 10⁻10 होता है, तो उससे भी ज्यादा कैरियर जो है वो जर्मेनियम में मौजूद है, ठीक है ना, है। और सिलिकॉन में जो है उसमें भी जर्मेनियम की तुलना में कम है नंबर ऑफ कैरियर्स, ठीक है, हैं? उसके बाद इनकी यदि अपन मोबिलिटी देखें तो फिर से इसको अपन कंपेयर करें सेमीकंडक्टर और रिलेटिव मोबिलिटी। मोबिलिटी गतिशीलता मैंने आपको बताई थी, रिलेटिव का मतलब आपेक्षिक गतिशीलता गुणांक, रिलेटिव मोबिलिटी फैक्टर है, तो इसका मतलब है आपेक्षिक गतिशीलता गुणांक, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ओके, ऑलराइट। अब इसमें सेमीकंडक्टर हम यहां लिखते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। तो ये है 1500, 3900 और ये 8500। ओके, सो अपन इसमें क्या देख रहे हो, इसमें अपन क्या देखते हैं, गैलियम आर्सेनाइड की मोबिलिटी सबसे अधिक है और सिलिकॉन की मोबिलिटी जो है वो सबसे कम है, ठीक है ना। तो फ्री कैरियर्स की जो मोबिलिटी है, हालांकि फ्री कैरियर्स गैलियम आर्सेनाइड में कम है, परंतु इनकी जो मोबिलिटी है, गतिशीलता, वो ज्यादा है क्योंकि वो कम है, ठीक है, इसलिए गतिशीलता इनकी ज्यादा है। और सिलिकॉन जो है उसकी मोबिलिटी सबसे कम है, सिलिकॉन की मोबिलिटी सबसे कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोबिलिटी गैलियम आर्सेनाइड की सबसे अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में, तो जो इसकी मोबिलिटी होगी कैरियर्स की, वो करीब कितनी हो गई, 15×90, करीब 6 टाइम्स, है ना, 6 टाइम्स एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो इनका जो प्रतिक्रिया समय है वो इतना ज्यादा होगा, इनकी प्रतिक्रिया तुरंत होगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन। रिस्पॉन्स टाइम जो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वो गैलियम आर्सेनाइड में सिलिकॉन की तुलना में 5 गुना अधिक होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जर्मेनियम में भी यदि अपन देखें तो 15 दूनी 30, ये डबल से ज्यादा है। तो यहां पर भी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो सिलिकॉन की तुलना में यहां पर वो ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए जर्मेनियम को जो है यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, उच्च गति के रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो एप्लीकेशंस में इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब जो कंडक्टिविटी है, ये भी अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको यहां पे यदि अपन लिखें, कंडक्टिविटी राइट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसकी कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अपन बात कर रहे हैं। So conductivity that is directly proportional to number of free electrons, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सपोज n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n। और कोई भी यदि अपन गुड कंडक्टर लें तो n की संख्या बहुत ज्यादा होती है, आप जानते हो,
है ना, एंड दैट इज अबाउट 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। किसमें? कंडक्टर के केस में, ठीक है ना। इंसुलेटर में n का मान बहुत कम होता है और वो होता है करीब 10 to the power 7, 10 to the power 7। किसकी केस में? इंसुलेटर, कुचालक। इंसुलेटर मीन्स कुचालक, कंडक्टर मीन्स चालक। और सेमीकंडक्टर के केस में जो n है दैट इज बिटवीन 10 to the power 7, बिटवीन 10 to the power 7 and 10 to the power 23 electrons per meter cube in the case of semiconductor. ओके अच्छा, उसके बाद सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है दैट इज रिएक्शन, देयर रिएक्शन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। जब सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को गर्म किया जाए, ठीक है, तो उसके कारण जो रिएक्शन होता है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में वो काफी डिफरेंट होता है। किस तरह से होता है कि कंडक्टर के केस यदि अपन ले लें, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के केस में जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, रेजिस्टेंस है ना, दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है। इन द केस ऑफ कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। कोई भी बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। देखिए कंडक्टर में वैसे ही ये ओवरलैपिंग रीजन होता है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो भारी मात्रा में आपके पास है ही, जैसा कि अपन यहां देख रहे हैं 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो नहीं बढ़ती, परंतु उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब एनर्जी बढ़ जाती है तो उनका जो वाइब्रेशन है अपनी जगह पे वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, वाइब्रेशन पैटर्न। और उसके कारण वो क्या होता है, उनकी जो टक्कर है एक दूसरे के साथ वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, है। और इस कारण से उनका चलना जो है मुश्किल होता है, या यूं कहें अपन कि प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए अपन कहते हैं कि कंडक्टर का जो ताप गुणांक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, वो धनात्मक होता है। तो कंडक्टर्स में इनका जो ताप गुणांक है इट इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, धनात्मक ताप गुणांक। एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इनका डिफरेंस बताइए, तो ये सब चीजें आपके काम आएंगी वहां पर, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ को यदि अपन ले लें तो उसमें क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर? सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, अब उनको क्या होगा, जब ताप बढ़ाएंगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो उसके कारण क्या होगा, वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मतलब फ्री कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे, मुक्त आवेश वाहक हैं, जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो जब वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, संख्या बढ़ने से हम यूं कहें कि एक तरह से प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि धारा बढ़ जाएगी, धारा बढ़ गई मतलब प्रतिरोध कम हो गया। तो इसलिए अपन कहते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो ताप गुणांक है वो ऋणात्मक होता है। तो यहां पर पहली चीज कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर इट डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ओके। और सेकंड थिंग हमने देखी कि इट हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब ऋणात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक। ठीक है, ऑल राइट। अब चलिए एक सिलिकॉन क्रिस्टल ले लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो है वो अपन ने देखा था शुरू में। ये यहां दिखाया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, फिगर 2.2 जो दिख रहा है यहां पे, इसमें सिलिकॉन क्रिस्टल का बहुत ही लो टेम्परेचर पर है, नियरली 0 केल्विन पर स्ट्रक्चर सिलिकॉन क्रिस्टल का यहां पर दिखाया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं आपस में शेयर करके। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल है ये 0 केल्विन पर ये करीब करीब इंसुलेटर की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब शेयर हो चुके हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अवेलेबल नहीं है। परंतु रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिल जाती है और वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं, है ना। वो क्या कहलाती है, ऊष्मीय ऊर्जा, है ना, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के कारण आप यहां देख रहे होगे ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया हुआ है। इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है ये फ्री हो गया, देखिए यहां चला गया फ्री होके, राइट। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया और फ्री हो गया। ठीक, तो जब फ्री हो गया तो ये कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में आपके उपलब्ध हो जाएगा और इस तरह से ये धारा प्रवाह में योगदान देगा। तो रूम टेम्परेचर पर कुछ ताप के कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल होता है, उसके कारण जो है ये क्रिस्टल जो है वो कंडक्टर की भांति, मतलब सेमी कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लग जाता है। और जो एनर्जी चाहिए अलग अलग तरह के क्रिस्टल में, वो भी हमने आपको बताई हुई है कि जर्मेनियम के केस में जो एनर्जी है वो कितनी चाहिए, कोई भी बता सकता है, किसी को याद है? जर्मेनियम के केस में 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सिलिकॉन के केस में 1.1, वेरी गुड है। तो सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर एक होल बन गया, दिख रहा होल आपको यहाँ पे जो मैंने ये बनाया हुआ है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये होल बन गया, और साथ साथ क्या हुआ कि ये जो होल बना तो इसके कारण अपन कहते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, जैसे एक तरह से, है ना, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। सो होल एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, है। तो होल जो है वो पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा और इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब ये जो होल है वो किस तरह से मूव करता है, एक चीज ध्यान में रखना कि होल जो है वो हमेशा वैलेंस बैंड में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे। ठीक है, क्यों, ओके। और वो कैसे करता है वो मैकेनिज्म अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैकेनिज्म दिखाया हुआ है इसमें। ठीक, अब आप यहाँ देख रहे हैं एक होल यहाँ पर फॉर्मेशन है, ओके, राइट। अब मान लीजिए यहां पर अपन नेगेटिव लगा दें, ना भी लगाए, अभी तो कुछ नहीं लगाए, चलिए अभी तो कुछ नहीं लगाते, अपन वैसे ही इसका मूवमेंट देखते हैं, इसको हटा देते हैं, चलिए वो बाद में करेंगे। तो यहां पर ये होल मौजूद है। अब क्या होता है कि ये होल तो यहाँ पे है, परंतु इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होती है कि चलो इसको फिलअप कर दें, है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए 4 नंबर का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे चला जाता है 3 नंबर पे, तो होल यहां बन गया, 4 नंबर पे होल बन जाएगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया। उसी तरह से 5 से 4 पे चला गया है, तो यहां पे होल बन गया, 5 नंबर पे होल बन गया। तो एक तरह से क्या हुआ कि यदि हम कहें कि होल मान लीजिए कहां से किधर जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ,
है ना, होल तो मूव कर रहा है राइट से लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन में होल मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ होल। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस डायरेक्शन में होल मूव करेगा, ठीक है ना। और दोनों का चूंकि चार्जेस अपोजिट है, इसलिए धारा जो है वो एक ही दिशा में होगी दोनों के कारण। होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण जो धारा जो अपन लेंगे वो एक ही दिशा में होगी, क्योंकि दोनों के चार्जेस अपोजिट हैं, ठीक है। सो ये मूवमेंट हो गया आपका इसका। अब दूसरी चीज कि इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है उसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके कारण मिल रहे हैं, वो जो यहां से निकल के गए, जो सेमीकंडक्टर में यहाँ ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें से जब वो निकले हैं तभी अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, अदरवाइज तो नहीं मिले, ठीक है। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, हैं। तो यदि अपन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के जो नेज सांद्रता है ना, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको यदि अपन मान लीजिए n I से लिख दें, ठीक है ना। तो ni जो है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये होगा किसके केस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में concentration of electrons and concentration of holes that is equal, that is n is equal to p। इलेक्ट्रॉन की सांद्रता और होल्स की सांद्रता ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। और वो किसके बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन के नेज सांद्रता के बराबर, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनी डाउट यहां तक किसी को, कोई भी चीज पूछनी हो तो? ओके, तो अब अपन चलते हैं दूसरे केस में, हैं। एक तो अपन इंट्रिंसिक देखा और दूसरा देखेंगे अपन यहां पर एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाह्य, है, और इम्प्योर का मतलब है अपद्रव्यीय, इम्प्योर, ठीक है। अब क्या है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल अपन ने ऊपर देखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज नेज अर्धचालक, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो मिल रहे हैं अपने को वो सिर्फ थर्मल एजिटेशन के कारण मिल रहे हैं और उसके कारण बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलते हैं। तो यदि हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाना चाहें तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम कुछ इंप्योरिटी मिला दें, जिसको अपन यहाँ अपद्रव्य कह रहे हैं, कुछ इंप्योरिटी मिला दें जिससे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या होल्स की संख्या बढ़ जाए, तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन यहां लिखी है, ए सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट हैज बीन सब्जेक्टेड टू डोपिंग प्रोसेस, है ना। डोपिंग मतलब अपमिश्रण, डोपिंग अपमिश्रण की प्रक्रिया, अपमिश्रण, है ना, मतलब कुछ इंप्योरिटी डाल दें उसके अंदर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट हैज बीन सब्जेक्टेड टू डोपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बाह्य अर्धचालक हम उसको कहेंगे जिसमें कि किसी नेज अर्धचालक में कुछ इंप्योरिटी डाल दी गई है या उसमें अपमिश्रण की प्रक्रिया करवाई गई है ना। अपमिश्रण, डोपिंग प्रोसेस, अपमिश्रण की प्रक्रिया, प्रोसेस मींस प्रक्रिया, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है अपमिश्रण की है, तो आप ये नहीं सोचो कि इसमें खूब सारा भर दिया जाता है। आपको एक बताने के लिए कि कितना इसमें ऐड होता है, तो दैट इज 1 पार्ट इन 10 मिलियन, 1 पार्ट जो इंप्योरिटी है दैट इज 1 पार्ट इन 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब जानते हो 10 टू द पावर कितना, कोई भी
दैट इज 7. 7, दैट इज 10 टू द पावर 7। तो 10 टू द पावर 7 एटम तो हमारे प्योर हैं, उसके हैं, किसके हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन जो हम ले रहे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है ना। उसमें सिर्फ एक पार्ट जो है वो ये इंप्योरिटी का होता है, और तब वो इतना बढ़िया बन जाता है, ये सोचिए आप, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको अपन कहते हैं डोपिंग प्रोसेस, ठीक है, जो कि इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसके गुण हैं, उनको बदल देती है। क्लियर हो गई बात डोपिंग प्रोसेस की? ओके। तो अब ये जो हम इंप्योरिटी जो ऐड करते हैं, जो उसमें डालते हैं, वो दो तरह की इंप्योरिटी होती है, दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप। सो यहां पर दो तरह की इंप्योरिटी होती है। फर्स्ट, जिसके कारण आपको मिल जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। अब चलिए इनको देखते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करेंगे, एन का मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज देना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है, ठीक है, एन टाइप। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा जर्मेनियम सिलिकॉन है वो किस ग्रुप में आता है, ग्रुप 4 में आता है, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन एंड सिलिकॉन, दीज आर ग्रुप 4 एलिमेंट। ग्रुप 4 एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसमें यदि हम एक ग्रुप 5 एलिमेंट डाल दें, ग्रुप 5 का, तो ग्रुप 5 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 4 में 4, ग्रुप 5 में 5, ठीक है ना। और इनका एग्जाम्पल कोई बता सकता है, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, है ना, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से यदि हम इसमें डाल दें ग्रुप 5 का एलिमेंट तो क्या होगा, वो देखिए, चलिए अपन देखते हैं। तो आप देखिए अपने पास, ये देखें, है यहां पर देखिए, आप देख रहे होंगे बीच में जो है एसबी लिखा हुआ है, एंटीमनी का है। एंटीमनी की इंप्योरिटी डाल दी। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये क्या करता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेता है बाकी के साथ, जो सिलिकॉन के एटम्स हैं। तो सिलिकॉन के पास 4 हैं, तो उनके 4 एटम इसके 4 एटम से शेयर हो जाते हैं, परंतु एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, 5वां इलेक्ट्रॉन है। 5वां जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना अपन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गया। अब वो बच गया तो वो क्या हो गया, फ्री हो गया एक तरह से, क्योंकि ये 4 की तो शेयरिंग हो गई। अब 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों हो गया, क्योंकि उसकी अब बाउंडिंग लूज हो गई, ठीक है, दैट इज ए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब दुर्बल बंधित, किसके साथ, अपना पेरेंट एटम के साथ। जो एंटीमनी का एटम है वो उसका पेरेंट है, इसके साथ है वो, परंतु उसके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो वो तो स्ट्रांगली बाउंड हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अपन इस तरह से यूं कहते हैं कि एज इफ जो एंटीमनी एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इस जर्मेनियम को, ठीक है, या सिलिकॉन को, सिलिकॉन जो अपन ले रहे हैं उसको उसने डोनेट कर दिया, ठीक है ना। इसलिए अपन इनको डोनर एटम्स भी कहते हैं। डोनर का मतलब दाता, ठीक है। तो दाता परमाणु, डोनर एटम्स मतलब दाता परमाणु, ठीक है ना।
ये दाता हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, जब वो फ्री हो गया तो उसकी लेवल भी अलग हो गई, वो वैलेंस बैंड के लेवल में नहीं रहा, ठीक है ना। है तो वो लेवल जो है वो यहां देखिए आप दिखाई हुई है कि ये जो लेवल, ये वाली लेवल बन जाती है, ये लेवल जो कि कंडक्शन बैंड के नजदीक होती है। ओके, तो अब जो कंडक्शन बैंड है और ये जो लेवल है, एनर्जी लेवल, ये गैप कम हो गया, काफी कम हो गया गैप। और काफी कम गैप होने के कारण यदि यहां पर थोड़ी सी भी ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो वो कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाएंगे। तो उसके कारण क्या हुआ, इसके कारण ये जो इम्प्योर, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बढ़ा, उसकी जो रिलेटिव कंडक्टिविटी है वो बढ़ गई, क्योंकि बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डोनेशन के कारण, इन इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के कारण यहां पर इस एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनता है उसकी चालकता काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रूम टेम्परेचर पर काफी अधिक मात्रा में ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पे बैठे हुए हैं, डोनर एनर्जी लेवल जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इस लेवल पे जो बैठे हैं वो बड़ी आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और रूम टेम्परेचर पर देयर इज अबाउट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी 10 to the power 12 एटम्स। रूम टेम्परेचर पर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन for every 10 to the power 12 atoms। समझ में आ रही बात है ना। इन एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन मटेरियल, इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन मटेरियल। तो नया जो सिलिकॉन पदार्थ है उसमें 10 to the power 12 एटम यदि अपन लें तो उन 10 to the power 12 एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको उपलब्ध होता है, ठीक है ना। अब जो डोनर एटम्स हैं वो कितने हैं, 1 in 10 to the power 7, ठीक है ना। तो रेशो जो 10 to the power 12 अपॉन 10 to the power 7 यदि हुआ तो ये हो गया 10 to the power 5, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है that has increased by 10 to the power 5, okay, because of this impurity। कोई डाउट बेटा किसी को इसमें यहां तक? नो सर। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, ठीक है। आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? मैं उसमें आपके जो लेक्चर्स हैं वो डालते जा रहा हूं जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। तो जिसने नहीं किया हो सब्सक्राइब, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि उनको मालूम पड़ जाए जब भी मैं इस वीडियो को आपके डालता हूं, ठीक है।